राजस्थान में चांदीपुरा वायरस की एंट्री हो गई है। उदयपुर के 2 बच्चों में इस वायरस के लक्षण मिले थे। दोनों का इलाज गुजरात में चल रहा था। 3 साल के एक बच्चे की 27 जून को मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज अभी भी जारी है और ये बच्चा अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है। उधर उल्टी दस्त से पीड़ित बच्चों की निगरानी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर के सर्वे करवा रहा है। ये वायरस आखिरकार कितना खतरनाक है, क्या इस वायरस के लक्षण है, इसका इलाज क्या है, इससे कैसे बचा जाए, ये तमाम सवाल हैं जो आज प्रदेश के हमारे तमाम दर्शकों के मन में जरूर से होंगे, क्योंकि इस खतरनाक वायरस की दस्तक से हर माता पिता परेशान हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। वहीं हर वो इंसान भी परेशान है जिनके बच्चे बाहर जाते हैं, स्कूल जा रहे हैं, या छोटे बच्चों की सुरक्षा कैसे हो, ये तमाम सवाल है जिनका जवाब तलाशने की आज कोशिश करेंगे। हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स का एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। आप हमें 1200120 ये हमारे कोड और इसके आगे है 6401424, इस पर कॉल कर सकते हैं। अपने तमाम सवाल आप सीधे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चांदीपुरा वायरस की राजस्थान में एंट्री। उदयपुर के 2 बच्चों में वायरस के लक्षण मिले, एक की मौत। ब्लड और सीरम के सैंपल पुणे भिजवाए, रिपोर्ट आना बाकी। खेरवाड़ा और नया गांव में स्वास्थ्य विभाग का सर्वे। चांदीपुरा की एंट्री नई चुनौती। तो आखिरकार ये वायरस कैसा है, किस तरीके से अटैक करता है, हमारे बच्चों के लिए कितना घातक है, इसे लेकर के हम सब चिंतित हैं। और प्रदेश के हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप भी जागरूक रहें। आपके मन में अगर कोई सवाल हैं तो आप हमारे जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं उनसे सीधे जुड़ करके पूछ सकते हैं। हमारे नंबर में एक बार फिर से आपको बता दूं और आपकी टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश होने लगेंगे 0120 और 6401424, यानी कि 0120640124। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चांदीपुरा वायरस क्या है, कैसे काम करता है, कैसे घातक है, इसे लेकर के हमारे साथ जो खास पैनल है उनमें मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं। डॉक्टर भारती मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। बहुत स्वागत है भारती जी आपका। डॉक्टर अशोक शारदा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। और अशोक शारदा जी आपका भी बहुत स्वागत है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। भारती जी, सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करना चाहता हूं कि मोटा मोटी इस वायरस को लेकर के क्या जानकारी अभी तक आप लोगों को लगी है के बारे में? अभी जो न्यूज़ से और बाकी मेडिकल हमारी टीम से पता चला है कि गुजरात में 4 बच्चों की में ये लक्षण मिले हैं और 2 जो उनमें से कुछ 2 बच्चे जो है अपने राजस्थान के वहाँ गुजरात में गए हुए थे, वहाँ पे ये उनमें डायग्नोज हुआ है। और एक बच्चे का अपने उदयपुर में भी इस तरह के लक्षण मिले हैं। सैंपल्स NIV पूना भेजे गए हैं और वहाँ से उनके उस तरह की रिपोर्ट आई है कि ये चांदीपुरा वायरस है। तो इस वायरस के बारे में थोड़ा सा विस्तार से भारती जी बताएं कि ये कैसा दिखता है, कैसा वायरस है, क्या ये वायरस पहले भी अटैक कर चुका है या पहली बार इस तरह से राजस्थान में इसका अटैक है? ये जो वायरस है ये RNA वायरस है और ये सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। अगर पीड़ित व्यक्ति को सैंड फ्लाई काटती है और उसके कुछ दिन बाद 2-3 दिन बाद अगर वो जो है किसी और को काटती है तो ये वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है। और जो पीड़ित व्यक्ति है उसमें मेनिंगोएंसेफेलाइटिस के सिम्टम्स होते हैं। इस तरह का वायरस के कई 1965 में पहली बार महाराष्ट्र में ये मिला था चांदीपुरा गाँव से,
और ये काफ़ी टाइम से अलग अलग समय से इसके आउटब्रेक्स होते रहे हैं। राजस्थान में उदयपुर में ही काफ़ी साल पहले एक केस की डेथ हुई थी चांदीपुरा वायरस से। चांदीपुरा बाकी राजस्थान में अब तक नहीं पाया गया है, और लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इनमें काफ़ी केसेस समय समय पे आउटब्रेक्स होती रही हैं और इसमें फैटेलिटी काफ़ी हाई होती है। भारती जी, मैं और थोड़ा सा विस्तार से आपसे पूछूंगा कि कैसे ये वायरस कितने दिन तक इफेक्टिव होता है, कैसे बच्चे में जाने के बाद, वो हम बात करेंगे। लेकिन इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर नगेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं, सीनियर न्यूरोसर्जन हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो हमारे जो प्रदेश के तमाम दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि दरअसल ये जो नया चांदीपुरा वायरस है जिसकी राजस्थान में एंट्री हुई है, वो बच्चों के लिहाज से किस तरीके से घातक है, हमारे न्यूरो सिस्टम को कैसे इंपैक्ट करता है सर? अरे मनु इसमें जोड़ दे। डॉक्टर नगेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नगेंद्र जी, डॉक्टर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारे साथ प्रदेश के तमाम जगहों से कॉल्स भी आ रहे हैं इस वायरस को लेकर के, और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुशील पांडे जी बीकानेर से। सुशील पांडे जी, पांडे साहब स्वागत है न्यूज़ 18 पर। आपका नाम बताइए एक बार फिर से, हम कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा, और आपकी क्या क्वेरीज हैं इस वायरस को लेकर के? पांडे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कनेक्ट कीजिए पीसीआर। शायद उनको आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर अशोक शारदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अशोक शारदा, आप जरा बताइए कि कैसे इस वायरस को लेकर के जो लोगों में एक डर पैदा हो गया है कि ये बहुत खतरनाक वायरस है, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, बच्चों पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ये कितना घातक है? जो चांदीपुरा वायरस है ये सबसे पहले महाराष्ट्र में डायग्नोस हुआ था, जैसा अभी मैडम ने बताया, लेकिन पिछले कुछ डिकेड्स में इसके कुछ एपिसोड पूरे भारत में जगह जगह टुकड़ों में पाए गए हैं जी। ये वायरस सामान्य फ्लू लाइक सिम्टम बच्चों में प्रोड्यूस करता है, जिसमें जुकाम है, खांसी है, आंखों से पानी आना है, नाक बहना है, उसके साथ में बुखार आना है, शरीर में दर्द करना है, बदन दर्द करना है, सिर दर्द होना है, उसके साथ उल्टी लगना है, दिमाग के ऊपर सूजन आना है, कुछ बेहोशी आना है, कुछ दौरे अधिक पड़ना है, और उसके साथ साथ कुछ बच्चे कोमा में गए हैं और कुछ में डेथ पाई गई। तो ये इस प्रकार के जो लक्षण हैं बच्चों में पाए जाते हैं। और इस वायरस को फैलाने का जो मुख्य कारण है, ये सबसे पहले आपके जो सैंड फ्लाइज हैं, उसके अलावा टिक्स हैं और कुछ मच्छर हैं, उनके काटने से वायरस एक से दूसरे में जाता है। अभी हाल ही में जो एपिसोड हुआ है, उसके अलावा भी 2003 में आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में ये वायरस काफी पाया गया था, जिसके जरिए करीब 328-30 बच्चों में इस प्रकार के वायरस के लक्षण पाए गए थे, जो एनआईवी ने प्रूव किए थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने, और उसमें से करीब 183 बच्चों की डेथ हुई थी। अभी हाल में हमारे यहाँ पास जो जानकारी मौजूद है, उसमें 4 बच्चों की मृत्यु हुई है, जिसमें एक बच्चा है वो बालेचा गांव से है, हिमांशु 4 वर्ष का जी, और एक खेदर ब्रह्मा जो गांव है वहां का है। उसके बाद गणेश जो है 5 साल का है, खानपुर गांव का है, वो कुणाल है, और एक किंजल बहन है वो बिलोदा से है जी। डॉक्टर शारदा, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ। डॉक्टर शारदा, हम लगातार इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रदेश के जो तमाम लोग हैं, जो माता पिता हैं बच्चों के, वे बड़े चिंतित हैं कि इस तरह का वायरस से अटैक हुआ है। कुछ कॉल्स भी हमारे पास लगातार आ रहे हैं डॉक्टर शारदा, हम चाहते हैं कि पहले उनको भी साथ साथ लेते चलें। शिशिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीकानेर से। शिशिर जी, बहुत स्वागत है एक बार फिर से, आप अपनी बात रखिए, क्या पूछना चाह रहे हैं शिशिर जी? पूछिए शिशिर जी, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। उल्टी दस्त चल रही है, तो सर कैसे ठीक है सर अपने? शिशिर जी, बात फिर से आप दोहराएं कि आप स्पेशली क्या जानकारी इस वायरस को लेकर चाहते हैं? जी बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ सर, उसकी उल्टी हो रही थी, दस्त हो रही थी उसके। किसके?
एक तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं शिशिर जी, अपना टीवी जो अगर आप देख पा रहे हैं वो गूंज जाती है आवाज, इसलिए आप उसकी आवाज को बिल्कुल बंद कर लें। मैं बाकी तमाम दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि बाकी लोगों तक आपकी आवाज साफ पहुंचे, स्पष्ट पहुंचे। मैं सर ये कह रहा हूँ कि सर बच्चे से उल्टी दस्त हो जाते हैं जी, तो क्या करना चाहिए सर हमें? डॉक्टर शारदा, एक सवाल है कि बच्चों को अगर इस मौसम में उल्टी दस्त हो रही है तो सबसे पहले क्या एहतियात हमें बरतना चाहिए? जी बताइए। देखिए, ये वायरस का मौसम है, इसमें अधिकांश उल्टी दस्त वायरल किस्म के होते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात बच्चों को अपने ORS बराबर मात्रा में पिलाना चाहिए, उल्टी की दवा देना चाहिए और दस्त के लिए जो है वो सामान्य दवाइयाँ देना चाहिए। जितना अधिक आप ORS इस समय पर पिलाएंगे तो उल्टी और दस्त उसके दोनों में मदद मिलेगी। और ORS की खास बात यह है कि बिल्कुल सही तरीके से उसको बनाया जाना चाहिए। छोटे छोटे पाउच बच्चों के लिए उपलब्ध होते हैं जो 200 ml पानी में एक पुड़िया मिलाई जाती है और उसको घूट घूट 2-2, 4-4 चम्मच करके बच्चों को पिलाया जाता है, ताकि जितना नुकसान उसका उल्टी में और दस्त में हो रहा है वो उसका रिहाइड्रेशन हो जाए, इससे डिहाइड्रेशन ठीक होगा और दूसरा उसके दस्त को गाढ़ा करने में ये काम करेगा, उल्टी को रोकने में मदद करेगा। तो सामान्य उल्टी की दवाई, ORS और यदि साथ में दस्त है तो उसके लिए हम प्रोबायोटिक और जिंक की दवाई देते हैं, वो उसको देना चाहिए। यदि बुखार है तो बुखार की दवा देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर शारदा, जो छोटे बच्चे हैं उनको लेकर के माता पिता को बड़ा जागरूक रहना भी चाहिए, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं सबसे पहले तो है कि ये आप ORS तो पिलाएं, लेकिन जितना जल्दी हो सके नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, यह भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार माता पिता इस तरह से अगर कोई दवाई देते हैं तो वो समस्या हो सकती है। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा है, सीनियर न्यूरो सर्जन हमारे साथ हैं। नगेंद्र जी, बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो वायरस है बच्चों पर न्यूरो सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट करता है? देखिए, ये मेनली न्यूरो सिस्टम की ही वायरस है। इसका जब एक रेप्डो वायरस है, रेप्डो वायरस के मेन, दिस इज RNA वायरस, जिसमें 4 इसके मुख्य पार्ट होते हैं जी। उसमें इसका जो M पार्ट है, जो म्यूकोलाइटिक, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, वो M होता है। M पार्ट क्या, वो आइदर थ्रू द ब्लड, थ्रू द नोस्ट्रिल्स और एनीथिंग, वंस रीच इनटू द ब्रेन, और ये ब्रेन पे जाती है, ब्रेन सेल के एक्सोन्स के ऊपर M प्रोटीन जो है, वो M प्रोटीन लाइटिक लीजन शुरू कर देती है ना, ब्रेन का लाइसिस डिजेनरेशन चालू कर देती है ब्रेन का। जब उसके अंदर ब्रेन के प्रोटीन ज्यादा नेगेटिव प्रोटीन इकट्ठे हो जाते हैं तो ब्रेन पे धीरे धीरे सूजन आती है। और अपने को पता है, जब भी ब्रेन पर सूजन आएगी, कुछ भी होगी, तो पेशेंट को कन्वल्जन शुरू हो जाएंगे। एनकेफेलाइटिस मींस द डायरेक्ट इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन, और देयर इज आइदर वायरल और बैक्टीरियल, बट दिस इज ए वायरल इन्फेक्शन। और जैसे पेशेंट को कन्वल्जन शुरू होता है, इट इज स्प्रेड होल ओवर द ब्रेन एंड दीज कन्वल्जन लीड इनटू द कोमा ऑफ द पेशेंट। जी, सो इट इज द मोस्ट डेंजरस एंड इट ये बहुत गंभीर है सर। डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे हैं कि पेशेंट जो है कोमा में चला जाता है, ये हमने देखा कि 2 बच्चों में हुआ, उनमें से जो एक बच्चा कोमा में चला गया था जिनकी डेथ हो गई है। हमारे साथ एक दर्शक हैं सर, मैं चाहता हूं कि पहले हम उनको ले लें। नाथूलाल मीणा जी हैं, जयपुर से हमें कॉल कर रहे हैं, जानना चाहते हैं। नाथूलाल जी, बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल, आप क्या जानना चाह रहे हैं नाथूलाल जी? हाँ सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये 14 साल से छोटे बच्चों में बताया, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि M पार्ट इसमें M होता है, इससे ब्रेन के अंदर सूजन आ जाती है और इफेक्ट होता है। ये कितने दिन में मतलब ये इसके सिम्टम्स का मालूम हो जाता है कि भाई इसके ये हो सकता है? देखिए, जैसे ही सबसे पहले जुकाम लगेगी और ये वायरस एंटर करेगा, उसके 24 to 48 आवर्स यानी 24 से 48 घंटे के अंदर पेशेंट के अंदर कन्वल्जन, तेज बुखार आना, ऐंठन आना, ये सब 24 से 48 घंटे में हो जाएगा। इसका लोकेशन पीरियड ओनली 24 to 48 आवर्स है। यदि 48 आवर्स में पेशेंट का इलाज शुरू नहीं करते हैं, कन्वर्जन कंट्रोल नहीं करते हैं, सूजन कम नहीं करते हैं, तो इन बच्चों में ज्यादातर तुरंत डेथ होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इसका लोकेशन पीरियड, जो लॉकिंग पीरियड है, वो 24 to 48 आवर्स है। इसलिए इसका डायग्नोसिस भी बहुत इतना रैपिडली करना पड़ता है, इतना जल्दी करना पड़ता है। यदि आपने टाइम गंवा दिया तो बच्चे की जिंदगी को खतरा पैदा हो जाएगा और बच्चे की जान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नाथूलाल जी, आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा, और आप और कुछ जानना चाहते हैं इस वायरस को लेकर के डॉक्टर साहब से?
बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। नाथुला जी पूछ रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि बहुत गंभीर तरीके से हमारे न्यूरो सिस्टम पर अटैक करता है और बहुत कम वक्त मिल पाता है, ऐसे में हमारे जो बच्चों के माता पिता हैं अब वो क्या करें कि कई बच्चे बहुत छोटे होते हैं, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि कितने बच्चों पर सबसे ज़्यादा ये इम्पैक्ट कर सकता है, उनके लिए सबसे ज़्यादा कितने साल तक ये घातक है? देखिए, यूजुअली जो अभी तक इंडिया में 5-6 बार इसका रैपिड एपिडेमिक हुआ है, उसमें जो एज रिपोर्ट की गई है वो 4 to 14 ईयर्स के ज्यादातर बच्चे हैं, और इसका बचावी इलाज ज्यादा है। दिस इज ए वेक्टर से स्प्रेड होने वाली डिजीज है जी। तो मदर फादर को सबसे ज्यादा इसमें प्रिवेंशन रखना चाहिए, और एज सुन उसमें वायरस के फ्लू के कोई भी लक्षण शुरू हो तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। यदि आपका कोई वेक्टर्स का काटा गया है, कोई इंफेक्शन हुआ है और फ्लू का चालू हो गया है और बच्चे को तेज बुखार कन्वर्जन आ गया है, तो मदर फादर को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करवा देना चाहिए। देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर, मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा सा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, इंटरप्ट कर रहा हूं। देवेंद्र सारस्वत जी हमारे साथ कोटा से जुड़ रहे हैं। देवेंद्र जी स्वागत, आप पूछिए सवाल। सर मेरा सवाल है कि जी सर मेरा सवाल है कि इसके प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल कम से कम इसके प्रोटोकॉल अपने लोगों को बताया जाए कि इससे ये प्रोटोकॉल है, इससे बच्चे को बचाव किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए प्रोटोकॉल तो वही है जी, प्रोटोकॉल तो वही है जो अन्य वायरसेस का होता है जी। जैसे घर में मच्छर, मक्खी, गंदगी, ये विषाणु या ये वेक्टर्स जो होती है, इनको आप पहले बात तो डेवलप नहीं होने दें। घर में इस बात पे बच्चों को ध्यान रखें कि उनको कोई तरह के वेक्टर्स जो हैं वो काटे नहीं, और एज सुन है जैसे किसी बच्चे में आपको फ्लू के लक्षण दिखते हैं तो इमीडिएटली आप घर पे इलाज करने की कोशिश नहीं कर रही है कि अपने नियर बाई डॉक्टर के पास में, न्यूरोलॉजिस्ट के पास में, पीडियाट्रिशियन के पास में, नियर बाई कोई भी डॉक्टर है जो इमीडिएटली इस चीज को पहचान लेगा कि इस बच्चे में साधारण बुखार नहीं है या साधारण फ्लू नहीं है, इसमें CHP के लक्षण आ रहे हैं। तो प्रोटोकॉल तो यही है, एक तो इसका प्रिवेंशन है कि घर में आप साफ सफाई रखें, किसी तरह के मच्छर या कोई तरह के जानवर जंतु जो काटते हैं वो पैदा नहीं होने दें, और जैसे ही यदि आपको लक्षण लगते हैं तो तुरंत आप हॉस्पिटल में डॉक्टर से कांटेक्ट करके और इसका वेरिफिकेशन कर लें कि ये CHP वायरस नहीं है, ये सिंपल है या डेंजरस है। ये प्रोटोकॉल है इसका। जी चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी। और डॉक्टर अशोक शारदा, जैसे कि अभी बता रहे थे, डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि एक सामान्य बुखार है या फिर ये चांदीपुरा वाला बुखार है, कैसे हम हमारे जो माता पिता हैं, हमारे दर्शक हैं, वो अवेयर हों इसे लेकर के, और कैसे इनके अंतर करें? देखिए, ये जब भी बच्चों में प्रकट होता है सामान्य फ्लू और बुखार के लक्षण लेकर प्रकट होता है, लेकिन 24 से 48 घंटे में बच्चे की तबीयत अचानक डाउन होने लगती है और उसके न्यूरो सिस्टम पर इसका प्रभाव आने लगता है। तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर यदि बच्चे को लगता है कि बच्चे में चिड़चिड़ापन आ रहा है, बुखार तेज हो रहा है, बच्चा सिरदर्द की कंप्लेंट कर रहा है, बुखार उसका टूट नहीं रहा है, उसके साथ अगर उसके होशोहवास में फर्क आ रहा है, कभी कभार बच्चों में दौरे पड़ना और ये लक्षण करके, यानी सडन फ्लू के साथ कोई बुखार आ रहा है, ये कितने साल तक के बच्चों में देखने को मिलेगा सर? अभी नॉर्मली जो हम देख रहे हैं 2 वर्ष से लेके और 12-14 साल के बच्चों तक में आया है जी। और इसका जो डायग्नोसिस है वो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि सामान्य स्तर पर इसकी जांच अभी उपलब्ध नहीं है। तो अपने को एक ब्रॉड बेस्ड जो वायरल एंसेफेलाइटिस का ट्रीटमेंट है जो हम सभी बच्चों को देते हैं, उसके अंतर्गत इसका ट्रीटमेंट करना पड़ा है, क्योंकि स्पेसिफिक दवा इसके लिए मौजूद नहीं है। और उसके लिए जब बच्चे को दौरा का कंट्रोल करना है, फीवर का कंट्रोल करना है, अगर उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है और बच्चे के होशोहवास में फर्क है तो उसको मैनेज करना है, और उसके साथ में यदि उसको लगातार दौरे पड़ रहे हैं तो ICU में रखकर उसको पूरा उसका सांस का सपोर्ट और उसके जो लाइफ सेविंग जो इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज करके उनका वो समय निकाला जाए जिसमें वायरस स्वतः समाप्त होता है शरीर के अंदर बॉडी के रेजिस्टेंस मैकेनिज्म से, और तब ये मरीज इसमें सुरक्षित होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, कई जो हमारे जो छोटे अस्पताल हैं जैसे PSC हैं, CSC हैं, उन पर बहुत सारी जगह पर ऐसा देखने में मिलता है कि जो हैं वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं हैं। तो ऐसे में क्या जो सामान्य डॉक्टर्स हैं उनके ध्यान में पूरी की पूरी गाइडलाइन है इस रोग को लेकर के?
बिल्कुल गाइडलाइंस है इसके बारे में, सभी डॉक्टर्स को जानकारी है, चाहे तो शिशु विशेषज्ञ हो या ना हो, परंतु सरकार ने जो व्यवस्था की है आजकल इतनी अच्छी चिकित्सा सुविधा है पूरे राजस्थान में कि लगभग सभी स्थान पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपके नॉन चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनमें भी ये पूरी जानकारी सरकार की तरफ से भेजी गई है कि प्रोटेक्शन कैसे किया जाए। बेसिकली मच्छरों से बचाव रखना है, मच्छर बच्चे को न काटे, और आसपास घरों के पास कोई ऐसा पानी का जमावड़ा, या क्योंकि वो मच्छर का पता नहीं होता है कि मच्छर कौन सी बीमारी पैदा करेगा और कौन सा मच्छर किसको काट रहा है। इसलिए इन जनरल जो हमारा प्रोटोकॉल है, मच्छर से, सैंड फ्लाई से, टिक से, इन सब से बचाव का जो हमारे माध्यम है, जो हमारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग करता है, उनको अपनाना चाहिए। दवाई छिड़कना है और इधर से पानी के भराव को रोकना है, और कहीं भी जो है पानी जमा नहीं होने देना, या घर के जो दरवाजे हैं, खिड़कियां, उन पर जालियां लगवा लें जिनसे कि मक्खी मच्छर अंदर नहीं आए। ये बहुत जागरूकता की बात है। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जी। डॉक्टर साहब, शारदा साहब, आपने बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही है मिर्गी के दौरों को लेकर के। बड़ी क्यूरियोसिटी लोगों के बीच में है और बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। अभी मैं देख रहा था हमारे ऑफिस में एक के बाद एक लगातार बहुत सारे लोग जो है फोन करके जानकारी चाह रहे थे। एक और हमारे दर्शक हैं जो क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह है और मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल नगेंद्र शर्मा जी से। थोड़ा जांच के बारे में ये बताएं कि इसकी जांच वाच के बारे में कौन कौन सी बच्चों को लेके जाएं तो कौन सी जांच डॉक्टर लिखेंगे जी? देखिए, इसका जैसे डॉक्टर शारदा ने बताया कि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जांच तो केवल वायरोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है पूना की वो कर सकते हैं, लेकिन 2 जांचें जो है बहुत कॉमन है जिसको आज जोधपुर में अवेलेबल है, हम कर सकते हैं। एक तो यदि बच्चे की तुरंत एमआरआई करें तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि बच्चे को ब्रेन में ऑलरेडी एन्केफेलाइटिस के लक्षण आ गए हैं। दूसरा, बच्चे का CSF कमर में से पानी निकाल के तुरंत उसको आप पूना भेज दीजिए, जहां जाकर के टेस्ट 24 घंटे में कंफर्म होकर आ जाएगा कि इस बच्चे को CHP वायरस से इन्फेक्शन किया है। लेकिन चूंकि एमआरआई इज अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ राजस्थान, तो बच्चे की इमीडिएटली एमआरआई कर लीजिए और वो एमआरआई आपको कंफर्म कर देगी कि इसके अंदर, बच्चे के अंदर एन्केफेलाइटिस के लक्षण आ गए हैं। और एन्केफेलाइटिस आने का मतलब ये है कि साधारण जुकाम, बुखार, फ्लू नहीं है। दिस इज डेफिनेटली एन्केफेलाइटिस वायरस जेनिक एन्केफेलाइटिस है और जोधपुर में एमआरआई बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल है। तो तुरंत एक जांच जो हम तुरंत करा सकते हैं वो है हमारी एमआरआई, और दूसरी जो चीज है जिसके लिए CSF लेकर के हम पूरा भेज सकते हैं। और चूंकि आजकल सिस्टम बहुत तेज है, फास्ट है, तो विदिन 24 to 48 आवर्स आपको उस जांच से कंफर्म हो जाएगा कि बच्चे को CHP वायरस है या नहीं है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र जी, मैं आपसे बात जानना चाह रहा था कि इसमें अभी डॉक्टर शारदा ने जिक्र किया था कि दौरे आते हैं, क्या ये मिर्गी के जैसे दौरे इसमें आते हैं? और उनके लिए सबसे पहला उपचार हम क्या घर पर कर सकते हैं या फिर अस्पताल में लेकर जाएं? क्या ध्यान रखने वाली बात है? मिर्गी के दौरे जो है वो लक्षण, दौरे तो मिर्गी के ही आएंगे इसके जी, लेकिन मिर्गी भी 2 तरह की होती है। एक तो प्राइमरी एपिलेप्सी जो जिसका इडियोपैथिक कारण पता नहीं है, और एक होती है सेकेंडरी एपिलेप्सी, यानी डिजीज डैमेज ऑफ द ब्रेन। तो इसमें आज तो एपिलेप्सी रही है, लेकिन दिस इज सेकेंडरी एपिलेप्सी, और चूंकि इसमें एपिलेप्सी ब्रेन के डैमेज के कारण हो रही है तो इसका घर पे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बच्चे को तुरंत हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा। और एंटी कन्वर्जन ड्रग्स जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है वो इमीडिएटली स्टार्ट करनी पड़ेगी। यदि हमने कन्वर्जन आने दिए, बच्चे को कन्वर्जन आते रहेंगे तो बच्चा विद इन आवर्स कोमा में चला जाएगा और उस स्टेज से बाहर निकालना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है। तो इमीडिएटली बच्चे को हॉस्पिटलाइज करके एंटी कन्वर्जन ड्रग पेनिटोइन है। बिल्कुल, हमारी तमाम दर्शकों से गुजारिश है कि कोई भी इसमें लापरवाही नहीं बरतें बच्चों को लेकर के। खासतौर पर एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ऋषभ जी, बहुत स्वागत, आपका सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल ये है कि एवरेज क्या एज के बच्चों को, कौन से एज के बच्चों को ज्यादा खतरा है इनका, और अगर कुछ लक्षण दिखते हैं जैसे जाड़ देकर बुखार आना, ठंड लगकर बुखार आना, तो उसके लिए परहेज क्या कर सकते हैं? देखिए, कॉमन एज तो 2 से 14 साल तक के बच्चों में ये कॉमन है। अभी मैंने कहा ना, इसमें प्रारंभिक लक्षण ऐसे आएगा जैसे बच्चे को जुकाम लगी है या इन्फ्लुएंजा हुआ है, लेकिन यदि उसका फीवर 12 घंटे से 14 घंटे में 104 डिग्री से नीचे नहीं हो रहा है और बच्चा धीरे धीरे सुस्त होकर के बेहोशी की तरफ जा रहा है, तो ये निश्चित रूप से है कि ये बच्चे को साधारण जुकाम का बुखार नहीं है, ये एन्केफेलाइटिस का बुखार है और तुरंत रूप से हमें हॉस्पिटलाइज करा देना चाहिए। और कॉमन एज 2 to 40 ईयर्स एज है।
जी चलिए सौरभ, ऋषभ, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर भारती, आपसे हम जानना चाहते हैं दरअसल कि आखिरकार प्रारंभिक तौर पर इस वायरस से हम कैसे बचें? देखो, बचने के लिए तो इसका प्रिवेंशन के लिए तो इंसेक्ट जो बाइट है ना उसको प्रिवेंट करना है। ये सैंड फ्लाई से होता है, तो सैंड फ्लाई जो है आमतौर पे जो डैम्प एरियाज है वहाँ पे पनपती है, तो हमें अवॉइड करना है कि घर के आसपास डैम्प एरियाज नहीं हो। मेनली ये सैंड फ्लाई से है। कुछ केसेस में ये मच्छरों के द्वारा भी पाया गया है कि एडीज मॉस्किटो ने भी किया है, पर मेनली सैंड फ्लाई है। तो इंसेक्टिसाइड स्प्रे और अपने आप को काटने से, कीड़े के काटने से बचाना, उसके लिए इंसेक्टिसाइड जो अपन ऑइंटमेंट लगाते हैं वो, और जो नेट्स वगैरह यूज करते हैं उनसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ मच्छर मक्खी के काटने से ही फैलता है और कोई कारण इसका नहीं हो सकता एक जगह से दूसरी जगह? नहीं, ये मेनली उसी से ही फैलता है और दूसरे एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं जाता। क्या एक अंतिम सवाल है, क्या ये वायरस जो है अगर किसी एक बच्चे को हो रहा है तो उसके पास में कोई बच्चा दूसरा सो रहा है उसको हो सकता है? वो तो अगर मच्छर से ही होगा, एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं होगा, इंसेक्ट के कटिंग से ही होगा। डॉक्टर शारदा कुछ कहना चाह रहे हैं, अंतिम कमेंट का अंतिम टिप्पणी? देखिए, ये आप संक्रामक रोग इसको मत समझिए। संक्रामक रोग में क्या होता है, यदि एक को हो रहा है तो उसके साथ रहने से दूसरे को हो जाता है। ये वेक्टर बोर्न डिजीज है। जब एक ही मच्छर यदि दो व्यक्ति को काट रहा है या एक ही घर में एक प्रकार का मच्छर अन्य व्यक्तियों को काट रहा है तो ये संभव है। बाकी अन्यथा एक से दूसरे के साथ रहने से या उसकी केयर करने से या उसकी इलाज के जो कर्मी हैं उनको उससे फैलने का डर नहीं होता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर भारती, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशोक शारदा, आपका भी बहुत शुक्रिया। बात बोलना चाहूंगी, जी बोलिए। करना चाहूंगी कि जो ये एंसेफेलाइटिस है वो केवल चांदीपुरा से नहीं होता, और भी बहुत सारे मेनिंगो एंसेफेलाइटिस है, बैक्टीरिया और वायरस से हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह कई सारे बैक्टीरिया वायरस की हम SMS में जाँच करते हैं। एक हम कुछ रियल टाइम PCR बेस्ड भी जाँच करते हैं और कुछ हम बायोफायर बेस्ड भी जाँच करते हैं। चांदीपुरा के प्राइमर प्रोब्स हमारे पास उपलब्ध है, पर वो क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जब कोई नई चीज आती है तो NIV पूना से ही कंफर्म करना मैंडेटरी है। तो इसलिए अगर हर एंसेफेलाइटिस चांदीपुरा नहीं हो सकती, हर्पीस ग्रुप ऑफ वायरस जांच करवाना बहुत जरूरी है, जिससे कि डॉक्टर साहब डॉक्टर नगेंद्र जी बता रहे थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नगेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के हम तमाम लोगों से ये अनुरोध ही करेंगे, दर्शकों से, कि आप बच्चों को लेकर के बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतें। सबसे पहले तो इस तरह के जो पानी को लेकर के जो बचाव डॉक्टर साहब ने बताए उनको ध्यान में रखें और साथ ही साथ अगर हो जाए तो लापरवाही नहीं बरतें, नजदीकी चिकित्सालय में जाएं, अपने बच्चों की जांच करवाएं।